हेलो एवरीवन। दोस्तों, निर्णय आईएएस ने जनरल स्टडी की, सीसेट की, आपको आंसर की कंप्लीट दे दी है। अब मैं ज्योग्राफी की डिटेल आंसर आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं, जिससे आपको यह भी पता लगेगा कि ये वाला आंसर है तो ये क्यों है। विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसपे मुझे डाउट है कि शायद यूपीएससी इस बार भी इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर सकता है, और नेग्लेक्ट नहीं करेगा तो ऐसा हो सकता है कि आंसर कुछ गलत दिया जाए। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते रहिएगा। मैं बताऊंगा आपको कि ये वाला क्वेश्चन है और क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 16 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पोर्शन से आए थे। 16 क्वेश्चन मतलब 32 मार्क्स। और इनको मैं कैटेगराइज करूं तो मीडियम ही कैटेगरी थी या फिर इजी कैटेगरी थी, हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो कह रहा है कि इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री के मोर देन 5 जोन है। एक चीज याद रखनी है आपको, यहां पे मोर देन 5 जोन पूछे गए हैं। यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो कंट्रीज है ना, यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील, ब्राजील के टाइम जोन 4 हैं। ठीक है, ब्राजील के 4 टाइम जोन हैं। बाकी सब कंट्रीज के मोर देन 4 टाइम जोन्स हैं। तो इस वजह से आंसर तो आपका क्या होगा, ओनली 4 है ना, ब्राजील का नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो यूके के पास में आपका मोर देन 4, और ये कितने हैं, 9 आपके टाइम जोन्स हैं। क्यों है, क्योंकि होता क्या है, यूके इटसेल्फ तो एक ही टाइम जोन रखता है, लेकिन यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, जैसे कि बर्मुडा, केमन आइलैंड, फॉकलैंड, है ना, इन सब एरियाज के अंदर भी टाइम जोन होंगे। और अगर इन सब एरियाज के टाइम जोन होंगे हैं तो ये यूके की टेरिटरी। तो मतलब ये हुआ कि यूके के पास में काफी सारे टाइम जोन है। सिमिलरली डेनमार्क की अगर बात करें तो खुद तो वो भी एक ही टाइम जोन को यूज करता है, लेकिन इसके बाद इनकी खुद की टेरिटरी, आप ग्रीनलैंड ही ले लो, ग्रीनलैंड में अपने आप में ही काफी सारे टाइम जोन है, क्योंकि काफी बड़ा लैंड मास है। तो इसके अलावा आपके डेनमार्क की टेरिटरी जो है, उनकी वजह से इसके भी 4 से ज्यादा आपके टाइम जोन हो गए। सिमिलरली न्यूजीलैंड की बात आती है तो न्यूजीलैंड के पास में भी एक टाइम जोन है, बट इनके जैसे टोकेलो है, कुक आइलैंड है ना, चैथम आइलैंड है, ये आइलैंड जो है इनके, वो आपके टाइम जोन को बढ़ा देते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में भी टाइम जोन जो है, मेन लैंड पे अगर हम बात करेंगे तो वो तो टाइम जोन है ही, लेकिन इसके साथ साथ में 3 टाइम जोन ही है। लेकिन इसके साथ साथ में आपका लॉर्ड होव आइलैंड, नॉर्फॉक आइलैंड, क्रिसमस आइलैंड, ठीक है ना, ये जो आइलैंड है इनके टाइम जोन फिर से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम ब्राजील के पास आते हैं तो ब्राजील के पास ऑफिशियली 4 टाइम जोन है। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली 4 है, मोर देन 4 नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोर देन 4 टाइम जोन्स किसके पास में है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मोर देन 4 टाइम जोन पूछा गया तो नेचुरल सी बात है, ब्राजील जो है उसके अंदर नेग्लेक्ट हो जाएगा, बाकी सब आपके आंसर के अंदर आ जाएंगे। एम आई राइट, ब्राजील जो है वो इग्नोर हो जाएगा, बाकी सब आपके आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सब आपके आंसर में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको 2 लोकेशन दी गई। ठीक है, एक इनएड्यूर लोकेशन दी गई साइबेरिया के अंदर, एक नोम की लोकेशन दी गई जो कि अलास्का में है। तो साइबेरिया और अलास्का के बारे में बात हो रही है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, साइबेरिया और अलास्का की जब बात होती है सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत यहाँ पे जो आती है वो किस चीज की आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत आती है आपके पास कि सर उनके बीच में तो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। उसी के बारे में एक्चुअली बात की गई है। क्या पूछा गया है, देखो कि ये फ्यू किलोमीटर अवे हैं, बट फिर भी यहाँ पे जब लोग उठते हैं तो उनको ये पता लगता है कि जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तो अलग अलग दिन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मतलब एक जगह संडे होगा तो दूसरी जगह मंडे होगा। ठीक है, हालांकि पास में है जगह, लेकिन फिर भी आपके डे अलग अलग हैं। क्या बोला इन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे एंड्रियर रीजन के अंदर, मतलब आपके साइबेरिया रीजन के अंदर मंडे है, तो आपके नोम में क्या होगा, ट्यूसडे होगा, मतलब अलास्का में ट्यूसडे होगा। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल डेडलाइन जाती है। लेट मी शो यू हियर कि इंटरनेशनल डेडलाइन अगर इनके बीचों बीच से पास आउट होती है तो नेचुरल सी बात है आपका क्या होगा, डिफरेंस इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब आप देखो, अगर यहाँ पे मंडे होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, अगर आपके साइबेरिया की तरफ मंडे होता है तो अलास्का की तरफ क्या रहता है, संडे होता है। ठीक है ना, अगर साइबेरिया की तरफ मंडे होता है तो अलास्का की तरफ क्या देखने को मिलता है, संडे देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि यहाँ मंडे है तो वहां पे अलास्का के अंदर ट्यूसडे होगा। नहीं, आपको क्या होगा, यू विल गेन अ डे, आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ मंडे है तो वहां पे संडे होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है ना, ए विल बी द राइट आंसर। हाँ, टाइम अलग अलग होगा, डेट अलग अलग होंगी, क्योंकि उनके बीच में इंटरनेशनल डेडलाइन पास हो रही है। ऑल्दो लोकेशन पास में है, बट फिर भी अलग अलग दिन होंगे। लेकिन
मंडे के बाद में अलास्का में ट्यूसडे नहीं होगा, उल्टा अलास्का के अंदर क्या होगा, संडे होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मंडे के दिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे लोग तो उनको ऑफिस जाने की जल्दी होगी, और अलास्का वाले बड़े मजे से रह रहे होंगे कि आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, आज ऑफिस नहीं जाना है। बट हाँ, आज अपना प्रीलिम्स एग्जाम था तो अपन लोग छुट्टी पे नहीं थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कुछ कंट्री दी गई है और यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं कि बोट्सवाना है भाई, डायमंड रिच है, चिली है लिथियम में, इंडोनेशिया है निकल में। पता है इसमें पूछा गया है कि कितने करेक्टली मैच हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज किस में हुए, कंफ्यूजन ये हुआ कि भाई ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रिसोर्स रिच हैं। इसका मतलब पहली चीज, इस क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि बोट्सवाना डायमंड के प्रोडक्शन में टॉप है, फर्स्ट रैंकर है, ये नहीं बोला, हालांकि है, लेकिन फिर भी इसने बोला नहीं है। इसने बोला है कि भाई इनके पास में ये रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, इसके पास में ये रिसोर्सेज जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, इतना सा ही बोला है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी है। आर यू गेटिंग इट? तो अगर ऐसा है तो फिर आपका क्या होंगे, तीनों ऑप्शन सही है। बोट्सवाना जो है वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है डायमंड के केस में, ठीक है ना, इकोनॉमी जो है हैवीली रिलायंट करती है डायमंड की माइनिंग पे। चिली जो है वो तो लिथियम ट्रायंगल के अंदर ही आता है ना। बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, कैसे याद रखोगे, ए बी और सी, ये तीनों कंट्री की ट्रायंगल बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें बोलिविया आता है, जिसमें अर्जेंटीना आता है और जिसमें चिली आता है। तो चिली के अंदर लिथियम प्रोडक्शन हो ही रहा है। इंडोनेशिया के अंदर निकल की बात करेंगे तो यस, निकल के काफी सारे रिजर्व हैं और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज के लिए निकल का यूज किया जाता है और इंडोनेशिया अच्छा खासा बेसिकली एक्सपोर्ट करता है। तो तीनों पार्ट क्या हुए, करेक्टली मैच्ड हुए, तीनों पार्ट जो है वो सही से मैच किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा। चलिए नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं मैं। कुछ रीजन दिए हैं और कुछ कंट्रीज दी हैं। क्या रीजन दिया है, एक तो आपका रीजन दिया है मैलोरिका, ठीक है ना, जो कि आपका इटली के साथ मैच किया गया है। यहाँ पे नॉर्मेंडी दिया है जो स्पेन के साथ, और साइडेनिया को मैच किया है फ्रांस के साथ में। सवाल आपका ये है कि भाई ये इनमें से कितने करेक्टली मैच हैं। अच्छा पता है यूपीएससी पहले बहुत बार इनकरेक्ट भी पूछा करता था, लेकिन इस बार उस टाइप के क्वेश्चंस में कमी देखने को मिली है ना। कई बार क्या होता था, इनकरेक्ट पूछ लिया, आप करेक्ट में फंस गए तो वो प्रॉब्लम आ जाती थी, बच्चे मतलब नॉलेज होते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाते थे। इस बार ऐसी ट्रिक तो नहीं खेली गई है, लेकिन हाँ एक चीज मैंने देखी है, स्टेटमेंट 1, 2 और 3 ये वाला जो पार्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। और इवन जो डिस्प्यूट है ना मेरा, वो भी एक्चुअली उसी वाले क्वेश्चन के अंदर है, इसी टाइप के स्टेटमेंट 1, 2 और 3 वाले के अंदर है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी एंड में क्लास के। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से रीजन करेक्टली मैच्ड हैं। एक्चुअली क्या है देखो, जो आपका मलोरका रीजन है, जिसको कि मेजोरका के नाम से भी जाना जाता है, ये रीजन जो है वो स्पेन से बिलोंग करता है, इटली से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये यहाँ मैच होना चाहिए था। नॉर्मेंडी रीजन वो इटली में मैच होना चाहिए था, ठीक है ना। वो कहाँ पे मैच होना चाहिए था आपका, वो आपका स्पेन की बजाय किधर मैच होना चाहिए था आपका, ओके सॉरी, इवन नॉट इटली, ये आपका मैच कहाँ पे होता, ये भी फ्रांस के साथ मैच होता। और सार्डिनिया तो शायद आपने रीजन पढ़ा ही है ना। सार्डिनिया आपका एक आइलैंड है, दैट इज इन द मेडिटेरेनियन रीजन। सार्डिनिया जो है वो किसका आइलैंड है, इटली का आइलैंड है, ठीक है ना। हालांकि सार्डिनिया जो है आपका वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के तौर पे भी उभर के आया था, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, लेकिन वो फ्रांस की टेरिटरी नहीं है, वो किसकी टेरिटरी है आपका, इटली की टेरिटरी। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक मैच करोगे तो आपको पता लगेगा सर ये तो सारे ही मिसमैच हो गए, ये तो सारे ही रीजन मिसमैच हो गए। मिसमैच हो गए तो आंसर क्या करेंगे हम, डी, नन ऑफ देम। आंसर वुड बी डी, नन ऑफ देम वुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भाई बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से आसान भी था। आपको भी पता है कि साइबेरिया से, हम रशिया से जब भी हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि रूट हमारा इतना लंबा है। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है। तो इसके देखते हुए, इसको काउंटर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए इंडिया ने भी अपनी कुछ अप्रोच करना स्टार्ट किया है। क्या अप्रोच किया इंडिया ने, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भी ऐसा कोई कॉरिडोर बन जाए अगर तो मजा आ जाएगा। यहां पे पूछा गया है कि ये कॉरिडोर किन किन रीजन्स को कनेक्ट करता है। तो आपके मुंबई पोर्ट से होते हुए जाता है ये, तो इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, ये इसकी जर्नी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है आपका, इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप, इन सब एरियाज को कनेक्ट कर देगा। तो ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनेगा, जिसमें आपका शिप,
रेल, रोड, ये सब होंगे, ठीक है। तो इंडिया का मुंबई पोर्ट, देन ईरान, है ना, ईरान रीजन से आएगा, छबार पोर्ट वगैरह से, फिर सेंट्रल एशिया और यूरोप से होते हुए आपकी इवन रशिया को इंक्लूड ये करता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अलावा जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जैसे ये है सी, तो ये तो इंडिया म्यांमार का जो आपका बांग्लादेश का जो बात कर रहे हैं, ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये तो ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, वो वाला रीजन हो सकता है। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ की बात करेंगे तो ये तो ए से ही अटैच होता है, काफी बार न्यूज में रहा है ये फील्ड, तो आपको इसका आंसर एक्चुअली पता ही होगा, ठीक है ना, परफेक्टली फाइन। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, इस सेशन के अंदर भी, इस सेशन के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, पिन कमेंट में भी मिलेगा, उसमें आप क्या करोगे, क्लिक करते ही आप अपने आंसर्स को सिर्फ फिल कर देना उस शीट के अंदर, ठीक है ना। उस शीट में फिल करोगे तो आपका मार्क्स निकल के आ जाएंगे। अगर आपने गलत फिल किया है तो राइट क्या है, ऐसा करके आपके मार्क्स निकल के आ जाएंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन का आप ये आंसर करके आओ तो आपका नेगेटिव गया, पॉजिटिव गया, टोटल मार्क्स तुरंत निकल के आ जाएंगे, आपको कैलकुलेशन की दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्या करोगे आप, जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल में पासवर्ड मांगेगा। तो 2025 का प्रीलिम्स था तो 2025 उसका पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड उसका क्या है 2025। चलिए आ जाइए, अब क्या करते हैं, 13th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन लेटर। मतलब इनका कहना है स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग कि ब्राजील और यूएसए दो मेजर प्रोड्यूसर हैं, इसमें से ब्राजील ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है और यूएसए जो है वो कम इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली ब्राजील अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास का प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे अमेरिका जो है वो 52% से ज्यादा आपका प्रोडक्शन देखने को मिलता है, मतलब यूएस से ज्यादा करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत हो गई है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर केन से आपका प्रोडक्शन होता है ब्राजील में। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये बात सही है, स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। आपको याद है, कितने लोग क्लास के बच्चे बताएंगे मेरे को, जो लोग ज्योग्राफी मुझसे पढ़ रहे हैं उनको याद है मैंने ये भी बताया हुआ आपको कि जो स्वीट कॉर्न हम खाते हैं ना वो भी यूएस से इंपोर्ट होते हैं, है ना। मैंने तो ये भी बताया था कि आपको कि भाई वजन बढ़ाने के लिए अगर आपको कंज्यूम करना है तो भी वो एक परफेक्ट आइडिया हो सकता है, यू कैन कंज्यूम इट। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत हो जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका वर्ल्ड में कौन है, नॉट ब्राजील बट इट इज यूनाइटेड स्टेट्स। और स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो ठीक है, यूएस के अंदर जो कौन है उनसे प्रोड्यूस होता है, ब्राजील जो है उसके अंदर शुगर केन, ब्राजील तो शुगर की प्रोडक्शन के अंदर भी काफी आगे है। तो यस, शुगर केन एक अच्छा सोर्स है, उनसे वो क्या कर सकते हैं, इथेनॉल को प्रोड्यूस डेफिनेटली कर सकते हैं, उससे इथेनॉल को डेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की गई है। वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है, इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड्स 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। Which of the following statement best reflect the implication of the above said report? पहली तो चीज, वेट बल्ब टेम्परेचर का क्या मतलब है 35 डिग्री सेल्सियस। देखो, वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब है एक्चुअली दो चीजें करता है मेजर। क्या मेजर करता है, हीट एंड ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो क्या मेजर करता है, हीट और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन। इनका कहना है कि 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी हो जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इन्होंने इसके बदले में कुछ दिया है। क्या दिया है कि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट। पहली तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर का कंडीशन होती है उसमें हम जो मेजरमेंट करते हैं वो अनकंफर्टेबिलिटी, ह्यूमन के साथ में अनकंफर्टेबिलिटी ये ज्यादा होती है बजाय कि साइक्लोन एंड ऑल। लेकिन हाँ चलो, अगर आप मेजर भी करना शुरू करो तो आपको ये पता होगा जितना वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाती है। और ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है ना तो दो चीजें होती हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म ये सब ज्यादा आएंगे। दूसरी चीज, ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो ह्यूमन अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, नॉर द एनिमल्स, क्योंकि हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, वो स्वेट्स इवेपोरेट करते हैं, फिर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है और क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वी वॉन्ट बी एबल टू मैनेज हमारा बॉडी का अपना टेम्परेचर एंड दैट्स व्हाई वी विल फील अनकंफर्टेबल। हमें उस केस में अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और इवन अब इससे क्या होगा,
देखो जो लेबर बाहर काम करती है, आपने देखा होगा धूप में लेबर काम करती है, आप सोचते हैं ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर लेते हैं, इनको गर्मी नहीं लगती। देखिए होता क्या है, जब उनकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, वो स्वेट इवेपोरेट होती है, उनका बॉडी टेम्परेचर मैनेज होता रहता है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ गई तो अब स्वेट्स आएंगे, इवेपोरेशन नहीं होगा और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, एंड दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। तो यहाँ पे एक तो फ्लड ड्रॉट दोनों चीजें मैच नहीं हो सकती। पहली चीज तो बहुत ज्यादा इंटर रिलेशन है ही नहीं है, तो दोनों चीजें नहीं होती, फ्लड और ड्रॉट। दूसरी चीज तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोला सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज द शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू द प्रेसिपिटेशन बिकम्स डिफिकल्ट। दैट इज ट्रू। भाई हमारे लिए अनकंफर्टेबिलिटी, एनिमल्स के लिए अनकंफर्टेबिलिटी, यस वो तो हो ही जाएगी, तो सर्वाइवल जो है वो तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही होगा। तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड ओनली। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो क्लाइमेट से ज्यादा रिलेट करते भी नहीं है, करते हैं तो दो चीजें नहीं होंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ड्रोट भी, फ्लड भी। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यस हमारी बॉडी से हीट को शेड करने में हमें कॉम्प्लिकेशंस महसूस होंगे, वो हमारे लिए काफी दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, अब आता है भाई 62nd क्वेश्चन। 62nd क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो एंडीज माउंटेन है वो कौन सी कंट्रीज से पास होती हैं, मतलब कंट्रीज यहां दी गई थी आपको, और आपको ये बोला गया कि इनमें से कितनी कंट्रीज से पास होती है। बोलिविया दिया है, ब्राजील दिया है, कोलंबिया दिया है, इक्वाडोर दिया है, पैराग्वे दिया है, वेनेजुएला दिया है। मुझे लगता है अगर स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा तो वेनेजुएला के बारे में हुआ होगा। वैसे जिसने ये अटेम्प्ट किया है उसने भी काट रखा है कि वेनेजुएला से शायद नहीं होती है, लेकिन मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। देखो एंडीज माउंटेन जो पास होती हैं 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज से होती हैं। वन इज अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। ठीक है ना, ये एरियाज हैं जहां से आपका क्या होता है, ये जो स्ट्रिप है वो स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है ना, और देन द सदर्न टिप ऑफ द साउथ अमेरिका वो अर्जेंटीना और चिली तक चली जाती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके यहाँ के स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो सर ब्राजील, वो तो वैसे भी आपको नजर आ रहा था कि ब्राजील सर साइड में हो जाएगा, तो या तो आप ओनली 5 करते या फिर आप ओनली 4 करते। प्रगवे से भी ये नहीं जाते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम में आप देख रहे हो प्रगवे मेंशन नहीं है, यहाँ से भी नहीं जाते हैं। तो कितने स्टेट हो गए आपके पास में, 4 स्टेट हो गए हैं, 4 कंट्रीज हो गए हैं जहां से आपका क्या होता है, पास होते हैं एंड। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 में क्या पूछा गया, आपको पूछा गया कुछ वाटर बॉडीज के बारे में। तंगाइका लेक है, टोनले लेक है, आपका पेटोस लेक है। ये पूछा गया कि इनमें से किस लेक के थ्रू इक्वेटर पास आउट होती है। तो देखो इसकी लोकेशन अगर आप लोकेट करोगे ना तो इनमें से किसी भी लेक के थ्रू आपका इक्वेटर पास आउट नहीं होती है, किसी भी लेक के थ्रू इक्वेटर पास आउट नहीं होती है। लेक तंगाइका की अगर मैं बात कराऊं तो इट डज नॉट लाई ओवर द इक्वेटर। ठीक है ना, लेक तंगाइका जो है वो ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है, ब्रूंडी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तांजानिया और जाम्बिया के अंदर जाम्बिया में देखने को मिलती है। इसकी अगर लोकेशन की बात करूंगा तो ये स्टार्ट होती है 3 डिग्री साउथ से, 0 डिग्री से पास नहीं होती और नीचे साउथ की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो मतलब ये क्या हुआ, आपका 8 डिग्री साउथ तक जाती है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ही रह गई है। ऐसे ही आपका टोनले लेक है, इस लेक की अगर मैं बात करूंगा तो ये कंबोडिया के अंदर है जो कि कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और पैटोस लेक की अगर हम बात करेंगे तो आपका वो साउथ ऑफ इक्वेटर देखने को मिलती है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी लेक पास आउट नहीं होती, तीनों में से कोई भी लेक पास नहीं होती है। गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपली अटेम्प्ट किया जा सकता था। क्या पूछा गया है, टर्मरिक के बारे में पूछा गया 2022-23 के डेटा पे। क्या है, इंडिया बोला गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक का और एक्सपोर्टर भी है लार्जेस्ट वर्ल्ड में। फिर बोला गया कि हम 30 से ज्यादा वैरायटी ऑफ टर्मरिक ग्रो करते हैं इंडिया के अंदर। और तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट परफेक्टली ट्रू है। इवन 72 से लेके 85% तक समटाइम टर्मरिक इंडिया में प्रोड्यूस होता है। मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो इंडिया टर्मरिक का है, और वैरायटी भी हमें टर्मरिक की इंडिया में देखने को मिलती है। और स्टेट्स परफेक्ट हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में टर्मरिक का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। तो कंबाइनिंग दीज ऑल व्हाट वी कैन से कि यार ये तो तीनों ही ऑप्शन सही है। और अगर ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो आंसर क्या होगा आपका 1, 2 एंड 3, डी आपका ऑप्शन होगा। आपके 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार था और वैसे आपको ये पता भी था। क्या क्वेश्चन है,
यहां पर पूछा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए थे उनमें से ये कौन से एविडेंसेस करेक्ट हैं। पहला, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ द वेस्ट अफ्रीका। वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राजील के जो आपके एंशिएंट रॉक्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं, करते तो हैं, नेचुरली एक एविडेंस था, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट, गोल्ड डिपॉजिट जो घाना के अंदर है उनका ब्राजीलियन प्लेटू के अंदर रॉक्स देखने को मिलती है, ये भी बात सही है भाई। जो अफ्रीका अलग हुआ है साउथ अमेरिका से तो अलग ही इस बेसिस पे हुआ ना, क्योंकि दोनों के एविडेंसेस एक दूसरे के पास में देखने को मिलते हैं, यही तो प्रूफ है। और गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट जो इंडिया के अंदर मिलता है वो आपके काउंटर पार्ट है, लगभग 6 से ज्यादा लैंड मास है उनके अंदर, उसके भी एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। यस, इंडिया जो है वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का अगर इंडिया पार्ट था तो वहां से अलग हुआ तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिक, ब्राजील, न्यूजीलैंड, ये सब जो एरियाज हैं आपके भाई इन डिफरेंट लैंड मासेस के अंदर भी हमारे हेमिस्फीयर का जो बेसिकली रिजेम्बलेंस है वो तो नेचुरल देखने को मिलेगा। तो मतलब तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका सी 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हो यार कि ये था अफ्रीका, ये था साउथ अमेरिका, इवन जिग्सा फिट के ऊपर भी हम देखते थे कि भाई ये आपस में एक दूसरे से फिट हो सकते थे। एंड सिमिलरली इंडिया भी फिट हो सकता था, इंडिया अफ्रीका के साथ, मेडागास्कर के साथ, एंटार्क्टिक के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इधर ये पूरा आपका क्या हो रहा था, अटैच हो रहा था। तो ये हमें एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो इसी सीक्वेंस में हुआ था, इसी कॉम्बिनेशन में हुआ था, और इसी की आउटकम जो है वो हमें बताती हैं कि आज अलग अलग कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 क्या है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। देखो आपको भी पता है कि सर पोलर रीजन में, मतलब इक्वेटोरियल रीजन की पहले बात, इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। अब जब रोज रेनफॉल होगी तो अगर कोई एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल हुआ भी तो रेन के अंदर मिक्स होके वो नीचे आ जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर में कोई डस्ट पार्टिकल हुआ भी तो रेन में मिक्स होके वो नीचे आ जाएगा, परफेक्टली फाइन, ठीक है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट। स्टेटमेंट 2, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। देखो अगर मैं सब ट्रॉपिकल एरिया की बात करता हूं ना तो आपको याद है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सिंकिंग विंड, यार वहां तो एक्सट्रीमली ड्राई होती है, वहां तो हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो लेस ड्राई विंड, नो, लेस ड्राई विंड तो नहीं कह सकते। टेम्परेट एरिया के अंदर साइक्लोन आते हैं तो वहां मॉइस्ट विंड भी हो जाती है, तो लेस ड्राई तो वो भी नहीं गई। मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच नहीं करते हैं, लेस ड्राई वाला कैरेक्टर एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो हमें पता लग जाता है कि भाई ठीक है, आपका सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन जो है इसमें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं और उस एरिया के अंदर आपका डस्ट अच्छा खासा हो जाता है। यहां पे बात करेंगे तो लेस ड्राई नहीं है, कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे काफी ज्यादा ड्राइनेस है। तो एक्चुअली जो आप कह रहे हो वर्ड्स वो टेक्निकली आपके रीजन के साथ मैच नहीं करते, है ना। जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो कि लेस ड्राई वाला पार्ट, वो टेक्निकली आपके रीजन के साथ में मैच नहीं करते हैं, तो दैट इज देयर, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आइसोथर्म्स का क्वेश्चन था। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो देखो आइसोथर्म्स वो लाइंस होती हैं विच विल जॉइन द पॉइंट हैविंग इक्वल टेम्परेचर, ठीक है। नहीं तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ही पढ़ा हुआ है। तो वो लाइंस जो कि क्या करती हैं, आपके सेम टेम्परेचर लाइंस को ज्वाइन करती है, सेम टेम्परेचर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन आइसोथर्म कहलाती है। क्या है स्टेटमेंट, इन जनवरी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर होंगी, ठीक है। आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर while crossing the landmass and poleward while crossing the sea। देखो आपको क्या समझना है, मान लो ये लैंड मास और ये वाटर बॉडी है। आपको भी पता है कि वाटर बॉडी की स्पेसिफिकेट ज्यादा होती है, इसलिए वाटर बॉडी टेक्स टाइम, है ना। वाटर बॉडी टेक्स टाइम टू गेट कूल डाउन, वाटर बॉडी टेक्स टाइम टू गेट हीटेड अप। दोनों ही केस में वाटर बॉडी को ज्यादा टाइम लगता है, परफेक्ट। तो जनवरी मंथ में लैंड मास बहुत ज्यादा कूल रहेगा और वाटर बॉडी कंपैरेटिवली वार्म रहेगी। अब क्या होगा सर, कूल अगर लैंड मास रहेगा तो अगर मुझे आइसोथर्म ड्रॉ करना है तो मुझे थोड़ा इक्वेटर की तरफ तो मूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां तो बहुत कूल टेम्परेचर होगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना है तो इक्वेटर की तरफ जाना पड़ेगा। वाटर बॉडी वार्म है, मुझे उसको थोड़ा कूल करना है तो पोल की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो यही कह रही है, परफेक्टली फाइन है।
दूसरी, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियंस इज वार्म, जब बॉडी वार्म है तो ओशियन की एयर भी वार्म होगी, एंड ओवर द लैंड मास ये कूल रहेगी। ये तो बात सही है यार, है ना, ये तो बात सही है ना। यहाँ पे क्या है, द एयर ओवर द ओशियंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये तो परफेक्टली फाइन स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और एक्चुअली जब एयर कूल या वार्म होती है तो लैंड मास को भी कूल या वार्म करती है ना, तो मतलब ये इसको एक्सप्लेन भाई भी कर रही है ना, इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर से एयर के ऊपर इंपैक्ट आया है, तो एक्चुअली ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है कि आइसोथर्म्स इस हिसाब से फिर बैंड होंगे, है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक भी हैं और एक्सप्लेन भी करती हैं, तो आंसर क्या होगा आपका ए। आंसर क्या होगा ए, आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रही है, तो परफेक्टली आपका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आइसोथर्म्स देख लो, ये जो आपके बिल्कुल डार्क कलर से बना रखे हैं ना, ये जुलाई के आइसोथर्म्स हैं, और जो यहाँ पे बने हुए हैं वो आपके क्या हैं, आइसोथर्म्स कूलेस्ट मंथ के हैं। तो यहाँ पे देखो पोल की तरफ जा रहा नहीं आइसोथर्म, लेकिन यहाँ पे इक्वेटर वर्ड जा रहा है लैंड पे, ठीक है। तो यस, लैंड पे इक्वेटर वर्ड जाएगा और आपकी वाटर बॉडी पे पोल वर्ड आइसोथर्म्स शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भैया अगर किसी ने अच्छे ढंग से क्वेश्चन को ही पढ़ा होगा ना तो अटेम्प्ट कर लेगा। वैसे गलती करने के चांसेस थे यहाँ पे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे, मार्क्स आ सकते थे। क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक्स, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or less impermeable rock। ठीक है ना, quite impermeable या less impermeable बोला clay को, और chalk को बोला permeable। बात तो सही है, क्योंकि जो clay होती है ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उसके बीच में स्पेस भी छोटा छोटा होता है, तो एक स्पेस दूसरे स्पेस से कनेक्टेड नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर स्पेस होता ही नहीं है, एक स्पेस दूसरे स्पेस से कनेक्टेड नहीं होता। जब तक कनेक्शन नहीं होगा परमेबिलिटी नहीं होगी। पोरोसिटी है, मैं कह रहा हूं स्पेस है उसके बीच में, कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड नहीं है तो क्या है, आपका इम्परमेबल हो गई है। तो बात तो ये सही है। सेकंड, द चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, पोरोसिटी है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, क्ले की पोरोसिटी बिल्कुल भी नहीं। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट इजंट इट भाई, बिल्कुल पोरोसिटी नहीं है, इज नॉट एट ऑल पोरस, ये तो गलत बात है ना। स्पेस तो होता ही है ना पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो हम कहते हैं कि सर ब्लैक सॉइल, रेगुड सॉइल, इट कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर द लॉन्गर टाइम। कैसे रिटेन करती है और कहां रिटेन कर लेती है, जब इसके अंदर नॉट एट ऑल पोरस होगी तो फिर रिटेन कैसे करेगी भाई, तो मतलब ये तो स्टेटमेंट गड़बड़ में है। तो यहां पे अब देखो 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये, इसका आंसर कैसे करेंगे। पहला लिखा है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, बट ऐसा तो नहीं है, 2 एंड 3 दोनों करेक्ट नहीं है, मेरे को 3 पे डाउट है। ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन, फिर से डाउट है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ये बात सही भाई। देखो स्टेटमेंट 2 और 3 के बीच में से एक ठीक है और वो एक्सप्लेन करती है, तो ये तो बात जेन्युइन है ना, हियर इट इज जेन्युइन थिंग। आप यहां देखो, chalk is porous and hence can absorb water, यहां पे भी in the context of effect on the chalk is known as very permeable rock whereas clay is known as quite impermeable, ठीक है ना, और least permeable। तो ये यहाँ पे ये लॉजिक को डिफाइन नहीं करता, ये वाला डिफाइन करता है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ में है, वो नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, दिस वन, सी, सी विल बी द राइट आंसर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे परफेक्टली फाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। क्या पूछा गया, विदाउट द एटमोस्फेयर, अगर हमारे पास एटमोस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ, गैसेस का एक ब्लैंकेट जो अर्थ को सराउंड करता हो, वो होते हैं हमारे पास क्या, आपके एटमोस्फेयर। टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो भाई, अगर अर्थ के ऊपर टेम्परेचर का इंपैक्ट देखना है और मैं कहूं एटमॉस्फेयर ना हो, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सन की रेडिएशन सीधी आएंगी,
लेकिन क्या सन की रेडिएशन हमें हीटिंग इंपैक्ट देती है? नहीं सर। वंस दे आर एब्जॉर्ब्ड टेरेस्ट्रियल बन जाती हैं, फिर हीटिंग इंपैक्ट आता है। तो मतलब सही बात है, हीटिंग इंपैक्ट मिलेगा ही नहीं, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई ट्रैप करेगा नहीं उनको। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेंपरेचर, दैट इज आल्सो ट्रू। एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशंस, ये अच्छी है एब्जॉर्ब करने में, ट्रैप करने में रेडिएशंस को। तो इन टोटल हमें क्या समझ आया सर? ये तो हीट बजट ऑफ अर्थ के बारे में बात हो रही है। कितनी बार पढ़ाया है मैंने आपको? हीट बजट ऑफ अर्थ यही तो होता था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। फिर मैंने बताया कि नेट में चेंज क्यों होता है, क्योंकि सर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग गैसेज ऐड हो रही हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन डिस्प्यूट में है। डिस्प्यूट है, क्या है डिस्प्यूट वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, और कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहां पे देखो, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। ये आप भी सही मानते हो कि भाई अर्थ के रोटेशन में और अर्थ के एक्सिस में एक शिफ्ट आ रहा है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है, साइंटिस्ट भी मानते हैं और हम भी मान लेते हैं। दूसरा, सोलर फ्लेयर्स and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है या सोलर फ्लेयर्स जो आती हैं वो अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर को बॉम्बार्ड करती हैं, बिल्कुल करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट, एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। वाटर जैसे जैसे स्नो मेल्ट होगी इक्वेटर की तरफ वाटर मूव करेगा। स्टेटमेंट ये भी सही है। मतलब ये हुआ कि तीनों स्टेटमेंट क्या है आपकी सही तो नजर आ रही है, लेकिन क्या है आउटकम? आंसर क्या होगा? यहां लिखा है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट और बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ए हो सकता है क्योंकि 2 एंड 3 सही कह रहा है। यहां भी बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यहां पे है सी में स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट में से एक है, नीदर स्टेटमेंट 2 नोर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। देखो, स्टेटमेंट 2 एंड 3 है तो वैसे करेक्ट, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक्सप्लेन करती हैं ऊपर वाले पार्ट को? तो देखो, सोलर फ्लेयर्स, क्या उनकी वजह से अर्थ के घूमने में, रोटेशन के अंदर अर्थ के एक्सिस में चेंज आ सकता है? इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। While solar flares can disrupt the magnetosphere and have other measurable effects, but they do not directly impact the Earth's rotation or its axis of rotation. ठीक है, ये कहता है आपकी बहुत सारी स्टडीज, इवन नासा की स्टडी। ठीक है, अब क्या है, ये कह रहा है कि क्लियर नहीं करता, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा फिजिक्स को एनालाइज करूं ना, तो फिजिक्स में होता है भाई एंगुलर मोमेंटम, कि अगर आपका जब भी अर्थ का हम मास कंसीडर करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं। अगर हम अर्थ का मास कंसीडर करते हैं ना, तो इस मास में सिर्फ अर्थ के टेरेस्ट्रियल पार्ट नहीं, एटमॉस्फेयर का मास भी होता है, पहली चीज तो। और अर्थ का एक नेट एंगुलर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी निकालता है। ठीक है, मास और वेलोसिटी से एंगुलर मोमेंटम निकलता है। अब जब एंगुलर मोमेंटम निकलता है और सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन ये हो रहे हैं, तो दे आर इंपैक्टिंग द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। और अगर एटमॉस्फेयर का मास इंपैक्ट हुआ तो नेचुरल सी बात है स्पीड इंपैक्ट होगी। तो एक तरीके से कर भी रहा है, लेकिन फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो कर रहा है। अगर मैं जेन्युइनली जर्नल लेवल पे बात करता हूं तो ये नहीं करता, क्योंकि बहुत नेग्लेक्टेड इंपैक्ट होगा कुछ। तो मेरे हिसाब से, मतलब मैं कहूंगा बी और ए, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। मैं किसको प्रेफर करता हूं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन होना चाहिए बी। नहीं करता, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है ना, और वो आपकी ये वाली है, ये वाली एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है ना, मुझे लगता है ये अगेन देखो, यूपीएससी ने इस बार 3 क्वेश्चन नेग्लेक्ट किए थे और 2 क्वेश्चन पे आंसर गलत दिए थे। यस, मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख भी सकते हो, निर्णय आईएएस के चैनल पे आपको मिल जाएगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे होगा। यूपीएससी अगर इसके अलावा कुछ क्लेम कर रहा है तो फिर वो गलत आंसर होगा। ठीक, आप लोगों का क्या मानना है? आप भी अपनी पर्सनल राय दे सकते हैं और देना ही चाहिए आपको। आप स्टूडेंट हैं और समझदार हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और आपको अपनी प्रिपरेशन पे प्राउड भी होना चाहिए। तो डू लेट मी नो कि आपका क्या मानना है इस केस में। ठीक है ना, इस केस में आपका क्या मानना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है।
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इस सेशन की पीडीएफ को आप ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल कपिल सर ज्योग्राफी। यू कैन फॉलो मी हियर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, जस्ट कम हियर। और जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, देखो पेपर बहुत ही अच्छा आया था, अगर आप फाउंडेशन अच्छा कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। उसके लिए आपका 2 जून से निर्णय आईएएस बैच स्टार्ट कर रहा है, फाउंडेशन बैच। डू ज्वाइन दिस बैच, ठीक है ना, एंड आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल पे हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है उनको अब मेंस के लिए अच्छी खासी गाइडेंस चाहिए। फॉर दैट आपका मेंस सूत्रा प्लस प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके स्किलिंग पे, आपके कंटेंट पे, आपकी राइटिंग पे, आपके आंसर इवैल्यूएशंस पे स्पेशल अटेंशन और फोकस किया जाएगा। लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, डू ज्वाइन इट। आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। अच्छा, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को आंसर की के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो भी बताना है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।